नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। हाथरस कांड की जांच के लिए एसआईटी जो कल 5वीं बार पीड़ित परिवार के घर गई थी, उस मामले में जांच कर रही है। उसको और 10 दिन का वक्त दिया गया है। एसआईटी को आज अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, 1 हफ्ते का वक्त उन्हें दिया गया था यूपी सरकार की तरफ से, लेकिन अब 10 दिन का वक्त और दे दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी ने इस बारे में जानकारी दी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, कई बार पीड़ित परिवार के घर जा चुकी है एसआईटी की जो टीम है और कई बार पूछताछ कर चुकी है। कल हमने देखा था कि उस जगह का भी मुआयना किया था जहां पर पीड़िता का जबरदस्ती परिवार की मर्जी के बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया था। 10 दिन का और वक्त दिए जाने की क्या वजह है? देखिए, जो एसआईटी है वो 1 अक्टूबर से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर ही यहाँ के एसपी समेत 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे। कल हमारी एसआईटी के हेड से बात हुई थी, जो गृह सचिव हैं। उनका कहना ये था कि उम्मीद है कि वो कल रिपोर्ट सौंप देंगे और अगर किसी कारण से जांच पूरी नहीं हो पाई तो फिर वो सरकार से समय मांगेंगे। तो आज अभी जानकारी मिली है कि एसआईटी ने सरकार से इस मामले की जांच के लिए और समय मांगा था, क्योंकि अभी जांच कंप्लीट नहीं हो पाई है, इसीलिए सरकार ने 10 दिन का समय दिया है। दरअसल ये मामला थोड़ा उलझता जा रहा है। इसमें जो एक्यूज पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, उसके भी दावे हैं। उनका ये कहना है कि घटना के वक्त कोई भी आरोपी मौके पर नहीं था। तो एसआईटी शायद इस एंगल से भी जांच कर रही है और ये भी चाहते हैं आरोपी पक्ष के लोग कि जो पीड़ित पक्ष है उस पर फर्जी केस दर्ज करवाने का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो कुल मिलाकर थोड़ा मामला उलझता जा रहा है और शायद यही वजह है कि एसआईटी अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो पूरे मामले को लेकर जो जातीय संघर्ष का एंगल है, जातीय दंगे का एंगल है, वो भी एसआईटी की जांच के दायरे में है। ऐसे में 7 दिन के अंदर इतने हाई प्रोफाइल केस की जांच करना संभव नहीं था। शायद यही वजह है कि एसआईटी ने सरकार से समय लिया है और अब 10 दिन तक मामले की जाँच और करेगी। 17 अक्टूबर तक शायद जाँच पूरी हो जाएगी। वहीं एसआईटी की टीम कल विक्टिम परिवार से मिली। इसके अलावा जहां पर विक्टिम का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ एसआईटी की टीम गई थी। जहां जो मौका वारदात है वहां पर भी एसआईटी की टीम गई थी। तो कुल मिलाकर जांच की कड़ियां लगातार जोड़ी जा रही हैं, लेकिन शायद एसआईटी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि समय मांगा गया है और अब जो है सरकार ने 10 दिन का समय दे दिया है। एक खास बात इसमें है, ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जाँच के लिए सीबीआई जांच के लिए कहा था, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच के लिए नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि शायद एसआईटी की जांच पूरी होने तक यूपी सरकार सीबीआई को ये मामला न सौंपे, क्योंकि एसआईटी ऑलरेडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सीबीआई जांच के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। हालांकि अभी हमें देखना होगा कि कब तक ये नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन वहीं जो एसआईटी है वो इस मामले की जांच में लगी हुई है और तमाम अलग अलग पक्षों से बात कर रही है, चाहे वो एक्यूज पक्ष हो, चाहे वो विक्टिम की फैमिली हो या गांव के और दूसरे लोग हों। तमाम पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। राजस्थान के अलवर में 2019 में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में विशेष अदालत ने 6 दोषियों में से 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई है और एक नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। अलवर के धांगजी का ये मामला सुर्खियों में आया था। 2 मई 2019 को पीड़िता जब इस मामले की एफआईआर दर्ज कराने गई थी तो लोकसभा चुनाव को कारण बताते हुए पुलिस ने एफआईआर लिखने में देरी कर दी थी। ये मामला लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बना था और इसमें गहलोत सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी और इस मामले में शारिक जो एसएचओ थे उनके समेत पूरे स्टाफ को हटा दिया गया था। पुलिस पर भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। घटना 26 अप्रैल 2019 की है, जब पीड़ित अपने पति के साथ लौट रही थी। तभी दोषियों ने महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड भी कर दिया था। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क पर धरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच विरोध प्रदर्शन के अधिकार और आने जाने के अधिकार पर फैसला सुनाएगी। देश में कोरोना लॉकडाउन की वजह से शाहीन बाग में तकरीबन 100 दिन तक बैठे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि कोर्ट भविष्य में सड़क रोककर प्रदर्शन किए जाने पर लगाम के लिए कुछ निर्देश
दे सकता है। और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, काफी अहम मामला है और हम जानते हैं कि शाहीन बाग के मामले ने देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें जो हैं वो खींची थी यहाँ पर, और खासकर इस मामले में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि प्रदर्शन जो था वो काफी लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था, शांतिपूर्ण था, लेकिन रास्ता जब रोका गया उससे लाखों लोगों को परेशानी हुई थी, और ये एक बहुत बड़ा पहलू था इस मामले का जो कोर्ट में पहुंचा। और आशीष, इसमें एक छोटी सी चीज जोड़ देना चाहूंगा, सिर्फ यही मामला नहीं, जब भी हम इस तरह का प्रदर्शन देखते हैं या किसी भी तरह का प्रदर्शन देखते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं जिससे आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी होती। तो क्या यह फैसला एक नजीर भी बनेगा? जी बिल्कुल, देखिए शारिक, अदिति भी जो सवाल है वो काफ़ी चीज़ों में अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले बहुत सारी ऐसे फैसले दिए हैं, लेकिन एक ये ऐसा फैसला होगा जो बिल्कुल नज़ीर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सवाल उठाया था कि प्रदर्शन करना, विरोध करना किसी भी नागरिक का वो लोकतांत्रिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ आप किसी के आने जाने का रास्ता, एक सार्वजनिक सड़क को या सार्वजनिक पार्क को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति का जो सड़क से आ जा रहा है उसका एक मौलिक अधिकार जो राइट टू फ्री मूवमेंट है वो कर्टेल होता है, उसका हनन होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, जहाँ पर विरोध प्रदर्शन का अधिकार और इसके साथ बनाम आने जाने का जो अधिकार है लोगों का, उसमें संतुलन बना रहे। हालांकि वहां पर जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो गया था कोरोना के चलते, तो वो जो प्रार्थना थी कि उनको हटाया जाए, पुलिस को आदेश दिया जाए कि उनको हटाएं सड़क से, वो तो निष्प्रभावी हो चुकी है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा ये कई मायनों में काफी अहम होगा, और बहुत सारे डायरेक्शन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर जारी करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि आप विरोध करिए, लेकिन किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में, किसी दूसरे के अधिकार, मौलिक अधिकारों में उनका हनन मत कीजिए। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी कोशिश की थी, तो वार्ताकार भी नियुक्त किए थे, संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन, जिन्होंने जाकर बात की थी प्रदर्शनकारियों से, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि जो दिल्ली पुलिस है उसने जानबूझकर इस तरीके से बैरिकेडिंग की है कि वो पूरी सड़क जो कालिंदी कुंज वाली है वो बंद हो गई है। पुलिस ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि ऐसा लगे कि जैसे शाहीन बाग में लोगों ने सड़कें रोकी हैं। लोगों का यही कहना था कि उन्होंने कभी भी पूरी तरह लोगों का आने जाना बंद नहीं किया है, ये पुलिस के कारण ऐसा हुआ। तो एक अहम फैसला 10:30 बजे आज 3 जजेस की बेंच इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनाने जा रही है। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये 3 जजेस हैं जो आज इस पर फैसला सुनाएंगे। और अदिति, एक चीज ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आता है और वो एक गाइडलाइन बनाते हैं, लेकिन कई बार या फिर कहें अक्सर सरकारें हाथ खड़ा कर देती हैं उन पर एक्शन लेने से जो सड़कों पर बैठे होते हैं, उन्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा जो फैसला आता है क्या आता है और उस फैसले को किस तरह से सरकारें इंप्लीमेंट करती है। बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बिहार की बात करते हैं। बीजेपी के नेताओं ने यहां पर साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी या जेडीयू को सीटें चाहे जितनी भी मिले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान पर कार्रवाई करने को लेकर शारिक वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो ऐसे वक्त में वो उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये सबको समझना चाहिए। कल एनडीए की सीटों को लेकर एक समझौता हुआ और इस दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी और संजय जायसवाल ने करीब 12 बार इस बात का जोर दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें श्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के चेहरे हैं। बिहार में एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार जी ही हैं। श्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर 3/4 बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। अगर सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर, बिहार के अंदर हिस्सा होगा। 2 लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब हम साथ में रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। मनीष कुमार है हमारे साथ। मनीष, कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा सफाई आने लगे या कोई ओवर रिएक्ट कर जाए तो समझो दाल में कुछ काला है।
तो सवाल यही है कि जो तय है उसके लिए 12 बार क्यों जिक्र किया जा रहा है। और दूसरा, एक गरिमा का भी उन्होंने ध्यान रखा, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया एलजेपी का और कहा कि रामविलास पासवान जी जो मंत्री हैं केंद्र में, वो अस्पताल में है, ऐसे वो टिप्पणी से बचना चाहेंगे उस पर। सारिक, निश्चित रूप से जो चिराग पासवान के बारे में यह कहा जा रहा था कि वो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने बिहार बीजेपी के नेताओं के लिए जरूर बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ा दी हैं। हर संवाददाता सम्मेलन में उन्हें सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब तक रामविलास पासवान अस्पताल में हैं तो चाहकर भी उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल नहीं सकते हैं। और चिराग पासवान का जो तेवर है, वैसे में नीतीश कुमार तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन हाँ, बीजेपी के नेताओं के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। कल भी मैं आपको बता दूं कि संवाददाता सम्मेलन के 2 घंटे पहले संजय जायसवाल आए, उन्होंने 2 मिनट का अपना 1.5 मिनट का साउंड बाइट दिया, जिसमें इसी बात को उन्होंने दोहराया कि नीतीश कुमार ही नेता है और नीतीश कुमार को जो नेता मानेगा वो एनडीए में रहेगा। कहीं न कहीं एक बीजेपी का आकलन अब यह हो रहा है कि शुरू में जो उन्हें लग रहा था कि चिराग के मैदान में रहने के कारण नीतीश के उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ सकती है। अब उनका आकलन यह है कि ये जो परसेप्शन नीचे तक जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर चिराग लड़ रहे हैं, अगर नीतीश कुमार के जो वोटर हैं, जो उनका आधारभूत वोटर है, अगर इस चीज में रिएक्ट कर जाए तो कई सारे बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं, जो चुनाव परिणाम पर उसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। और इसी के लिए बीजेपी अब उतनी ज्यादा डिफेंसिव है, वो हर बार सफाई दे रही है। उसने यहां तक कह दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह का पोस्टर या फोटो उन्होंने यूज किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सारिक, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिलचस्प होता जा रहा है बिहार का मामला, और चुनाव से पहले एक के बाद एक जिस तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं शारिक, और जिस तरह से मनीष बता रहे हैं कि चिराग पासवान को लेकर कई सारी बातें जो है वो कही गई, लेकिन यहाँ पर अब डिफेंसिव मोड में है खासकर बीजेपी, और अब जेडीयू भी बचती बचाती नजर आ रही है। और वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का, यानी वो 5 खबरें जो आज के दिन अहम खबर साबित हो सकती हैं और बड़ी खबर रहेंगी। इन 5 खबरों में आप किस खबर को विस्तार से देखना चाहते हैं, आप जा सकते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एक पोल पब्लिश करेंगे इन 5 खबरों का, और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं उस पोल का हिस्सा बनकर, वोट डालकर। पहली खबर इस क्रम में, हाथरस कांड की जांच के लिए एसआईटी को मिले 10 दिन और। दूसरी खबर, नतीजा चाहे कुछ भी हो नीतीश ही होंगे सीएम, बीजेपी ने कहा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। तीसरी खबर, शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चौथी खबर, उत्तर प्रदेश में झुकी सरकार, बिजली का निजीकरण टला, धरने प्रदर्शन पर थे जो बिजली कर्मी हैं। और पांचवी खबर, अब आयुर्वेद से भी कोरोना का इलाज मुमकिन, आयुष मंत्रालय की मंजूरी। तो ये 5 खबरें हैं, इनमें से किसके लिए आप वोट करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। किस खबर को आप विस्तार से देखना चाहते हैं, एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर वोट करें, हम तक अपनी राय पहुंचाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में